दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी वर्स में। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें सबसे बड़ा मोटिवेशन देता है और उसी ताकत से हम आपके लिए और भी शानदार स्टोरीज लाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बन जाए हमारी द स्टोरी वर्स फैमिली का हिस्सा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही बनेगी हर कहानी और भी मजेदार। उसे वन राजवंश ने भेजा था। आर्मंडो ने सिर हिलाया, वह मुझे नहीं पता। दूसरे जनरल ने फुसफुसाया, ये होना ही चाहिए, है ना? और कौन इतना साहसी होगा कि हमारे आर्मी कैंप पर हमला करे? जनरल ने जवाब दिया, ये सच है। दूसरे जनरल ने सवाल किया, लेकिन वन राजवंश के पास अपनी रैंकों में इतने शक्तिशाली हत्यारे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जनरल ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भी पहले कभी इस हत्यारे के बारे में नहीं सुना। दूसरे जनरल ने सवाल किया, अगर वन राजवंश के पास उनकी कमान के तहत इस तरह का एक हत्यारा था तो उन्होंने उसे अधिक बार उपयोग क्यों नहीं किया? वह अच्छी तरह से क्यों नहीं जाना जाता है? जनरल ने जवाब दिया, हम नहीं। जनरल ने चर्चा करना जारी रखा, जबकि उनमें से एक ने सैनिकों को मृत शरीरों की देखभाल करने और उनके दफन की तैयारी करने का आदेश दिया। पूरा आर्मी कैंप अगले कुछ घंटों के लिए अफरा तफरी में था और वह आदमी जो इस सब के लिए जिम्मेदार था, वह बस जमीन पर लेटा हुआ था, अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ सितारों को देख रहा था। मुझे लगता है कि वापस लौटने का समय आ गया है ना? ये सोचते हुए आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल वह गायब हो गया और कई मील दूर एक बिस्तर के ऊपर फिर से दिखाई दिया, जहां एक पतली काठी और बर्फीली नीली आंखों वाली एक निश्चित महिला उसका इंतजार कर रही थी। जनरल ने सवाल किया, तुम इसे कैसे करने की योजना बनाते हो? फिर लॉरेंस के चेहरे पर एक ठंडा रूप दिखाई दिया और उसने जवाब दिया, युद्ध। हम एक युद्ध शुरू करेंगे। हालांकि इस युद्ध का मुख्य मकसद हाइक्रेन किले को जीतना नहीं होगा, बल्कि ये हमारे कुछ जासूसों को दृढ़ पृथ्वी राज्य में भेजना होगा। दूसरे उप जनरल ने सवाल किया, चूंकि वे एक युद्ध लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा प्रणाली कमजोर होगी और हमारे जासूस राज्य में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। क्या तुम इस पर दांव लगा रहे हो? लॉरेंस ने सिर हिलाया, हाँ। उप जनरल झुंझलाया, तुम हजारों सैनिकों का बलिदान करने जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम दृढ़ पृथ्वी राज्य के अंदर कुछ जासूस लगा सको? लॉरेंस ने जवाब दिया, अगर हमें जल्द ही वह जानकारी नहीं मिली जिसकी हमें ज़रूरत है, तो 1000 सैनिकों से कहीं ज़्यादा अपनी जान गंवा देंगे। यह एक ज़रूरी बलिदान है। लॉरेंस ने इससे इनकार नहीं किया। वह कई को बचाने के लिए कुछ का बलिदान करने के लिए तैयार था। कमरे के अंदर शांति गूंज उठी। हालांकि जल्द ही एक उप जनरल सहमत हो गया, मैं इस योजना से सहमत हूँ। यह एक आवश्यक बलिदान है। और उसके सिर हिलाने के ठीक बाद दूसरे उप जनरल ने भी सिर हिलाया। मैं भी सहमत हूँ। मेरा मानना है कि यह एकमात्र चीज़ है जो हम अभी कर सकते हैं। तीनों उप जनरल ने उसके जवाब के लिए एम्बर को देखा। हालांकि इससे पहले कि जनरल जवाब दे पाती, किसी और ने बोला। उप जनरल झुंझलाए जब उन्होंने अपना सिर थीरा की ओर मोड़ा। एम्बर के चेहरे पर भी एक झुंझलाहट थी। उसने सवाल किया, तुम असहमत क्यों हो? वह सवाल किया। थीरा ने एम्बर की आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। एम्बर और उप जनरल झुंझलाए। एम्बर ने जवाब दिया, हम बैठक खत्म होने के बाद बात कर सकते हैं। थीरा ने सिर हिलाया, यह जरूरी है। एम्बर शांत हो गई। फिर उसने उप जनरलों को देखा और अचानक लॉरेंस खड़ा हो गया। एम्बर ने उसे देखा और धन्यवाद के साथ मुस्कुराए। ठीक है, मैं तुम्हें इस योजना के बारे में और ज्यादा सोचने के लिए एक दिन देती हूँ, क्या ये पर्याप्त है? एम्बर ने आदेश दिया, अच्छा, आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। और तीनों उप जनरल खड़े हो गए, एम्बर को सलाम किया और चले गए। फिर एम्बर ने थीरा को देखा और सवाल किया, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुमने उस विचार को अस्वीकार क्यों किया? एम्बर को उसका जवाब मिला, हालांकि सवाल का जवाब देने वाला थीरा नहीं था, बल्कि कोई और था। एम्बर झुंझलाई और फिर पीछे मुड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं जब उसने निखिल को अपने चेहरे पर एक आरामदायक रूप के साथ ठीक उसके पीछे खड़ा देखा। निखिल ने सवाल किया, तुम मेरे पीछे कब दिखाई दिए? नहीं। तुम तंबू के अंदर कब प्रवेश किए? नहीं। तुम दृढ़ पृथ्वी राज्य से वापस कब लौटे? एम्बर ने सवालों की एक श्रृंखला पूछी। निखिल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सवाल किया, खैर, वह जरूरी नहीं है। क्या तुम इसके बजाय ये जानने के लिए उत्सुक नहीं हो कि मैंने अपनी जांचों से क्या सीखा? एम्बर झुंझलाई क्योंकि वह और सवाल पूछना चाहती थी। हालांकि वह अपनी प्राथमिकता जानती थी, इसलिए उसने अपनी जिज्ञासा को दबा दिया और सवाल किया, तुमने क्या सीखा? दृढ़ पृथ्वी राज्य के अंदर क्या हो रहा है? वह इतनी अजीब तरह से क्यों चल रहा है? सुरक्षा इतनी सख्त क्यों है? सुरक्षा इतनी सख्त कैसे है? वे हमारे प्रत्येक जासूस को पकड़ने में कैसे सक्षम हैं? निखिल की शरारती मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसने जवाब दिया, सम्राट चल रहा है। फिर निखिल ने जो कुछ भी सीखा था वह सब एम्बर को बताया और जितना उसने सुना उसकी आंखें उतनी ही चौड़ी हो गईं।
30 मिनट बाद एम्बर ने सवाल किया, तो तुम कह रहे हो कि उनके पास सेना के जनरलों के रूप में कार्य करने वाले 7 किंग स्टेज कल्टीवेटर हैं? निखिल ने सिर हिलाया। हाँ, उनकी वर्तमान सेना तुम्हारी सेना से कहीं ज्यादा मजबूत है। लॉरेंस की योजनाओं का पालन करना आत्महत्या से अलग नहीं है। और फिर उसके हाथ में एक कागज दिखाई दिया और उसने उसे एम्बर को दे दिया। ये कागज है जिसमें उनके सैनिकों के बारे में सभी जानकारी है, उनके नाम, बंधुत्व, संख्या और उनकी कल्टीवेशन, सब कुछ। एम्बर ने आश्चर्य में सवाल किया, तुम्हें ये कैसे मिला? निखिल ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे ये जनरल आर्मेंडो से मिला। एम्बर ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं और फिर उसने सवाल किया, वह तुम्हें इतनी ज़रूरी चीज़ क्यों देगा? उसकी प्रतिक्रिया देखकर निखिल ठहाका लगाया, रहस्य। उसने जवाब दिया। एम्बर ने अपनी अभिव्यक्ति में बिना किसी बदलाव के निखिल को देखना जारी रखा। वह जो चाहती थी वह स्पष्ट था, हालांकि निखिल ने हार नहीं मानी। उसने बस ये शब्द कहे, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। एम्बर ने अपनी आंखें और भी संकीर्ण कर लीं और फिर वह सोचने लगी। 3 मिनट बाद उसने निखिल को देखना बंद कर दिया और फिर उसने निखिल द्वारा उसे दिए गए कागज को पढ़ना शुरू कर दिया। जितना उसने पढ़ा उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही गंभीर होती गई। उसने सवाल किया, क्या ये सभी अन्य सैनिक भी सेक्टों या एडवेंचरस समूहों के सदस्य हैं? निखिल ने जवाब दिया, हाँ, यही कारण है कि उनकी सेना में इतने सारे मजबूत कल्टीवेटर हैं। जो सैनिक उन्होंने हमारे खिलाफ युद्ध में खोए थे वे उनके लिए कुछ भी नहीं थे। यही कारण है कि जब उन्होंने खोया तो वे इतने लापरवाह थे। उनके पास जो कुछ है उसकी तुलना में जो उन्होंने उस दिन खोया वह कुछ भी नहीं था। एम्बर ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ फुसफुसाया, लॉरेंस की योजना का पालन करना आत्महत्या है। निखिल ने सुझाव दिया, वास्तव में भले ही तुम लॉरेंस की योजना का पालन न करो, तुम्हारी हार अपरिहार्य है। जैसा कि मैंने कहा, उनका सम्राट चल रहा है। सम्राट दूसरों से अलग हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते भले ही हम कितनी भी बेहतर रणनीतियों का उपयोग करें। तुम्हें जो करने की ज़रूरत है वह वंशवादी की मदद मांगना है, उन्हें इस स्थिति के बारे में बताना है और जितनी जल्दी हो सके पीछे हटना है। एम्बर ने अपने चेहरे पर एक गंभीर रूप के साथ सिर हिलाया। तुम सही हो, हम सम्राटों के खिलाफ नहीं जा सकते, मैं उसे एक और पत्र भेजूंगी और उसकी मदद चाहूंगी। निखिल ने सिर हिलाया, वह सबसे अच्छा होगा। एम्बर ने निखिल को देखा और मुस्कुराई, निखिल, ये तीसरी बार है जब तुमने मेरी सेना को एक विनाशकारी हार और अनावश्यक बलिदानों से बचाया है। नहीं, वास्तव में इस बार तुमने न केवल मेरी सेना को बचाया है बल्कि तुमने मेरी अपनी जान भी बचाई है। मैं आभारी हूँ। फिर एम्बर ने जारी रखा, निखिल, मैं तुम्हारी एक बहुत बड़ी ऋणी हूँ। चुकावा के रूप में तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो वह मांग सकते हो, और अगर यह कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ तो मैं वह करूँगी। हालांकि निखिल ने अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसकी चिंता मत करो। एम्बर झुंझलाए। एम्बर की अभिव्यक्ति अभी बहुत गंभीर थी। हालांकि निखिल ने बस ठहाका लगाया, मुझे नहीं लगता कि तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, जनरल एम्बर। निखिल ने फिर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और एम्बर की ओर चला गया। उसका चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब था कि उनकी नाक एक दूसरे को छू रही थी। निखिल ने एक बेहद आकर्षक आवाज़ में जारी रखा, मेरी योजना है इन एहसानों को तब तक जमा करते रहना जब तक कि यह इतना भारी न हो जाए कि एक बार जब मैं तुमसे वह मांगूं जो मैं चाहता हूं, तुम मुझे मना नहीं करोगी भले ही वह कुछ भी हो। जनरल एम्बर पवनतारा, मैं तभी अपना कदम उठाऊंगा जब मुझे पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे जाल से भाग नहीं सकती। एम्बर ने अपने चेहरे पर एक खोए हुए रूप के साथ निखिल की सुनहरी आंखों में देखा। हालांकि जल्द ही वह अपनी तल्लीनता से बाहर आए और मुस्कुराए, तुम मुझे घबरा रहे हो छोटे लड़के। जितना ज्यादा तुम इस एहसान को जमा करोगे उतना ही ज्यादा मैं सोचूंगी वह क्या है जो तुम इतनी बेताबी से चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें इतने सारे एहसान जमा करने की ज़रूरत है। अगर मैं तुम्हें वह देती हूँ जो तुम चाहते हो तो मैं क्या खो दूंगी? इस तरह के सवाल मुझे डराते हैं छोटे लड़के। ये देखकर कि वह उसके घबराए हुए अभिव्यक्ति को नहीं देख पाया, निखिल अपने चेहरे पर एक निराश रूप के साथ पीछे हट गया। फिर उसने सिर हिलाया और फुसफुसाया, छे छे, भयंकर जनरल एम्बर पवनतारा, एक प्रतिभा जिसमें दो तत्वों के साथ बंधुत्व है, एक 19 वर्षीय लड़के के अनुरोध से डरती है। हे, अगर अन्य इसके बारे में सुनते हैं तो उनके कान गिर सकते हैं। एम्बर के चेहरे पर एक छेड़खानी भरी मुस्कान दिखाई दी जब वह थीरा की ओर मुड़ी। ही, क्या अन्य पहले से ही इसके बारे में नहीं जानते हैं? थीरा का जवाब बिजली की तेज गति से था, मैं अन्य नहीं हूँ कुतिया, मैं निखिल के करीब हूँ जितना तुम कभी भी नहीं होगी। एम्बर ठहाका लगाए और फिर वह खड़ी हो गई। ठीक है निखिल, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। निखिल मुस्कुराया, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। निखिल और थीरा फिर तंबू से चले गए। रात के बीच में एक सैनिक थीरा के तंबू के सामने दिखाई दिया और चिल्लाया, सहायक जनरल थीरा। थीरा बाहर निकली और सवाल किया, क्या है?
सैनिक ने रिपोर्ट किया, मैं आपकी नींद में बाधा डालने के लिए माफ़ी मांगता हूँ सहायक जनरल। हालांकि जनरल आपकी उपस्थिति चाहती हैं और यह ज़रूरी है। थीरा झुंझलाए, एम्बर की कार्रवाई को समझने में असमर्थ। हालांकि चूंकि सैनिक ने कहा कि यह ज़रूरी है, उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो। थीरा फिर तंबू में प्रवेश की और कुछ देर बाद वह निखिल के पीछे आते हुए वापस लौटी। उसने आदेश दिया, मुझे वहां ले चलो। हालांकि सैनिक ने सिर हिलाया। सहायक जनरल थीरा, जनरल ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि आपको अकेले आना चाहिए। उन शब्दों को सुनकर निखिल और थीरा झुंझलाए। थीरा ने फिर निखिल को देखा और बाद वाले ने सिर हिलाया। थीरा ने सैनिक की ओर सिर हिलाया और वे दोनों चले गए। निखिल ने अंदर ही अंदर सोचा, वह उससे अकेले में क्यों मिलना चाहती है। लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और तंबू में वापस लौट आया। मुझे यकीन है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस विचार के साथ निखिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। हालांकि जल्द ही निखिल की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं जब एक खंजर का बर्फीला ठंडा ब्लेड उसकी गर्दन को छुआ। प्रतिक्रिया से बाहर निखिल ने यह देखने के लिए अपनी संवेदना का उपयोग किया कि यह कौन था। हालांकि इससे पहले कि वह इसे सक्रिय भी कर पाता, उसने एक आवाज़ सुनी। निखिल झुंझलाया, एम्बर। एम्बर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी और उसने सिर हिलाया। तुम मुझे मेरी आवाज़ से पहचान सकते हो, अच्छा काम। अगर तुम इस तरह कुछ नहीं कर पाते तो तुम एक बड़ी मुसीबत में होते। निखिल ने सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो जनरल। एम्बर मुस्कुराई, मैं एक अधीर महिला हूँ निखिल। फिर उसने एक खंजर को निखिल की गर्दन के थोड़ा करीब किया और जारी रखा, अब हिलो मत। एम्बर ने फिर निखिल के हाथ पकड़ लिए, फिर उसने उन्हें एक एक करके उसके सिर के ऊपर रखा। अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर एम्बर ने अपने चेहरे पर एक संतुष्ट रूप के साथ मुस्कुराए और फिर वह आखिरकार निखिल के ऊपर रेंग गई। निखिल की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं जब एम्बर उसके सामने दिखाई दी। एम्बर ने अपने चेहरे पर एक शरारती रूप के साथ सवाल किया, मैं कैसी लगती हूँ। निखिल ने जवाब नहीं दिया। वह अपने सामने इस आकर्षक दृश्य की प्रशंसा करने में बहुत व्यस्त था। अभी एम्बर अपनी सामान्य पोशाक नहीं पहन रही थी, बल्कि वह एक बहुत पतली काले रंग की पारदर्शी गाउन पहन रही थी जिसने उसके पापी शरीर को मुश्किल से कुछ भी छिपाया था। उसके निजी हिस्सों को छोड़कर, जो एक काले रंग की ब्रा और पैंटी से ढके हुए थे, उसका बाकी शरीर व्यवहारिक रूप से नग्न था। निखिल ने कुछ नहीं कहा और उन अच्छी तरह से टोन्ड एब्स को घूरना जारी रखा। उसका छोटा भाई फड़फड़ाया। आज निखिल ने एक नई विकृति अनलॉक की, एब्स। एम्बर, जिसे वह जवाब नहीं मिला जो वह चाहती थी, वह बिल्कुल भी निराश नहीं थी। उसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिली होगी जिसकी उसने उम्मीद की थी या चाहती थी। हालांकि जो उसे मिला वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा संतोषजनक था, खासकर निखिल के निचले हिस्से पर छोटी सी फड़कन। बेशक उसने उसे याद नहीं किया। एम्बर मुस्कुराई, फिर उसने अपना शरीर हिलाया और अनजाने में अपने छोटे भाई को निखिल के शाफ्ट के ऊपर रखा। निखिल ने अपने शरीर के माध्यम से खुशी का एक अजीब झटका महसूस किया। हालांकि एम्बर ने उसे अपनी सोच को इकट्ठा करने का कोई मौका नहीं दिया और अपना चेहरा खतरनाक रूप से निखिल के करीब कर दिया। अभी उनके चेहरे इतने करीब थे कि अगर उनमें से कोई भी 1 इंच भी करीब आता तो उनके होंठ मिल जाते। वे दोनों व्यवहारिक रूप से एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे। निखिल ने एम्बर की सुंदर लाल आंखों में खोए हुए सवाल किया, तुम क्या कर रही हो जनरल एम्बर। एम्बर के काले लाल बाल उसके चेहरे पर गिरने से उसे विचलित करने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस स्थिति को इस तरह बना दिया कि वह सब जो वह देख सकता था वह एम्बर का चेहरा था, जिसे वह उस तरह रखने के लिए बहुत संतुष्ट था। आखिरकार यह एक देखने लायक दृश्य था। निखिल के चेहरे को देखते हुए एम्बर आकर्षक रूप से मुस्कुराए। मैं तुम्हें चोदने के लिए यहाँ हूँ, अगर मुझे करना पड़े तो जबरदस्ती। एम्बर ने अपने शरीर पर इत्र छिड़का था उसके गीले कपड़ों के साथ। निखिल जानता था कि वह यहाँ आने से पहले नहा चुकी थी और खुद को तैयार कर चुकी थी। बस इस सब के बारे में सोचकर निखिल कठोर हो गया। वह अपने सामने इस महिला से पूरी तरह से मोहित था। जल्द ही हालांकि उसका भीतरी दुखवादी जाग गया। निखिल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। निखिल ने सवाल किया, जनरल एम्बर पवनतारा, तुम यह महसूस करती हो कि तुम जो करने वाली हो वह एक अपराध है ना। एम्बर मुस्कुराई, हाँ मैं करती हूँ। निखिल ने सवाल किया, अगर तुम एक अपराध करती हो तो क्या तुम मुसीबत में नहीं पड़ोगी। जनरल ने ठहाका लगाया, इसे एक अपराध कहा जाता है अगर यह पकड़ा जाता है। हालांकि मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी क्योंकि मेरे मामले में पीड़ित मेरे खिलाफ एक शिकायत दर्ज नहीं कराएगा, है ना। निखिल ने सवाल किया, ही तुम इस बारे में इतनी निश्चित कैसे हो। मेरा एक प्रेमी है, तुम जानती हो। बस ये सोचकर कि वह कितनी दुखी होगी या जानने के बाद कि उसके जीवन के प्यार का किसी ने बलात्कार किया, मुझे गुस्सा आता है। इतना गुस्सा कि मैं तुम्हारे खिलाफ कई मामले दर्ज कराऊंगा और न्याय चाहूंगा। एम्बर मुस्कुराई, तो तुम्हारा एक प्रेमी है। और फिर उसने सवाल किया,
जब तुम मुझे चोदने के लिए इतने सारे एहसान जमा कर रहे थे तो तुमने इस प्रेमी के बारे में क्यों नहीं सोचा? निखिल मुस्कुराया, तो तुम जानती थीं? एम्बर ने एक ठहाका के साथ सवाल किया। जब तुम मुझे उन बेताब और भावुक आंखों से देख रहे थे तो नहीं जानना काफ़ी मुश्किल है, लड़के। क्या तुमने सोचा कि उसे छिपाना होगा? नहीं, वास्तव में क्या तुम उसे छिपाने की कोशिश भी कर रहे थे? निखिल ने भी ठहाका लगाया। फिर अचानक एम्बर ने उसके होंठ बंद कर दिए। निखिल की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं और वह समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। एम्बर के होंठ उसके होंठों को छूते रहे, हालांकि जब तक वह अपनी तल्लीनता से बाहर आया और वास्तव में उसके मीठे होंठों का आनंद लेने लगा, एम्बर ने चुंबन तोड़ दिया। एम्बर ने जवाब दिया, तुम पर्याप्त प्रत्यक्ष नहीं हो। निखिल झुंझलाया और फिर एम्बर ने समझाया, मुझे उन आंखों से देखना जो जुनून से भरी हुई हैं, मेरे बारे में कल्पना करना और फिर दूर से मुझ पर अपने हाथ पाने की योजना बनाना बहुत निष्क्रिय है। एक योद्धा बनो, लड़के। अगर तुम कुछ चाहते हो तो उसे मांगो। तुम्हें किसी एहसान या इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहते हो तो आने और उसे मांगने की पर्याप्त हिम्मत रखो। इस तरह एक योद्धा चीज़ें करता है। एम्बर ने समझाया और फिर उसके शरीर से एक जंगली आभा जारी हुई। एम्बर ने एक जंगली, पागल मुस्कान के साथ बोला, और जैसे कि वह उससे प्रभावित था, निखिल के चेहरे पर भी एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी। एम्बर ने संतुष्टि में मुस्कुराए और फिर उसने निखिल के होठों को फिर से बंद कर दिया। इस बार हालांकि निखिल कहीं और खोया हुआ नहीं था। इस बार उसने जितना हो सका उसके मीठे और नर्म होठों का आनंद लिया। वह अभी भी उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर पकड़े हुए थी, इसलिए निखिल ज्यादा हलचल नहीं कर सकता था। हालांकि निखिल ने परवाह नहीं की। उसने लालच से एम्बर के होठों को चूसना जारी रखा और उन दोनों ने एक बेहद अश्लील चुंबन साझा किया। 3 मिनट बाद एम्बर ने आखिरकार चुंबन तोड़ दिया और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ निखिल को देखा। निखिल ने वापस मुस्कुराया और अचानक एम्बर ने अपने होंठ काट लिए। निखिल का छोटा भाई फिर से फड़फड़ाया। अभी निखिल चट्टान कठोर था और वह सब जो वह चाहता था वह एम्बर के पीछे जाना और अपने लिंग को उसकी वर्जित गुफा के अंदर ठोंकना था। हालांकि वह नियंत्रण में नहीं था अभी, एम्बर ही थी जो नियंत्रण में थी। एम्बर ने आकर्षक रूप से मुस्कुराए और फुसफुसाया, अब वहाँ एक अच्छे लड़के की तरह रहो जो तुम हो, ठीक है? चिंता मत करो, अगर तुम वह सुनते हो जो मैं कहती हूँ तो उचित पुरस्कार दिए जाएंगे, क्या तुम समझते हो? निखिल ने अपने चेहरे पर एक आज्ञाकारी रूप के साथ सिर हिलाया। हाँ, लेडी एम्बर। उसे इतना आज्ञाकारी अभिनय करते देखकर एम्बर ने संतुष्टि से मुस्कुराए और फिर उसने अपना चेहरा उससे दूर किया और बैठ गई। उसके हाथ फिर निखिल के सदस्य की ओर बढ़े जो अभी अकारण कठोर हो रहा था। वह इस छोटे लड़के को शांत करना चाहती थी। अपने प्रत्यक्ष स्वभाव के लिए सच एम्बर ने बिना किसी छेड़खानी के सीधे निखिल की पैंट हटा दी। फिर उसने अंडरवियर को नीचे कर दिया और जल्द ही एक 8 इंच शाफ्ट अपनी सीमाओं से बाहर निकला और लगभग एम्बर के चेहरे पर अपने शरीर से थप्पड़ मारा। एम्बर की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। हालांकि अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। हालांकि ये पल निखिल के उत्सुक अवलोकन से नहीं बचा जो अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ एम्बर को देख रहा था। एम्बर ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कि वह साहसी और निडर थी, हालांकि निखिल वास्तविकता जानता था। वास्तव में ये एक साहसी और निडर योद्धा एक कुंवारी थी। यह शायद पहली बार था जब वह किसी आदमी के इतनी करीब थी। इसलिए दुखवादी निखिल ये देखने के लिए उत्साहित था कि वह उसके सामने एक मजबूत महिला की तरह कब तक अभिनय करेगी। अपने विचारों से अनजान एम्बर ने अपनी छोटी सी अभिनय जारी रखी जैसा कि उसने अपने सामने शाफ्ट को घूरना जारी रखा। फिर उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने निखिल के छोटे भाई को धीरे से पकड़ लिया। निखिल का शरीर थोड़ा फड़क उठा। ये प्रतिक्रिया एम्बर के लिए ये जानने के लिए पर्याप्त थी कि वह जो कर रही थी वह सही था। उसने निखिल की ओर मुड़कर मुस्कुराया, मेरे आदेशों का पालन करने में अच्छा काम, अब हम तुम्हारे पुरस्कारों के साथ शुरुआत करें, क्या हम? ये कहते हुए एम्बर का हाथ आगे बढ़ा। उसने निखिल के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए अपना हाथ हिलाना जारी रखा और जल्द ही उसने सही मात्रा में बल का पता लगा लिया जिसे उसे इस्तेमाल करना था। उग, और जल्द ही निखिल आनंद में कराह उठा। एम्बर का आंदोलन अनुभवी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वह उसे देख रही थी, उसे अपने पूरे शरीर में खुशी की एक अजीब भावना महसूस हुई। सालों के प्रशिक्षण के कारण कठोर हुए उन खुरदुरे हाथों के साथ उसके लिंग को पकड़ना अजीब तरह से संतोषजनक था और वह जो आनंद महसूस कर रहा था वह दोगुना हो गया। निखिल की कराह सुनकर एम्बर के चेहरे पर एक संतुष्ट रूप दिखाई दिया और फिर उसने अपनी गति बढ़ा दी। निखिल ने अचानक आनंद से निपटने के लिए अस्वाभाविक रूप से अपना शरीर हिलाया और ये देखकर एम्बर की मुस्कान चौड़ी हो गई। अब लड़के, अगर तुम आनंद में हार मानने वाले हो और कुछ जारी करने वाले हो तो तुम ये करने से पहले मुझे बता दो, ठीक है? ये कहते हुए एम्बर ने अपनी गति धीमी कर दी इससे पहले कि वह अचानक इसे फिर से बढ़ा दे। उग, आनंद की एक और करुणा निखिल के मुंह से बाहर निकली। इस कराह ने एम्बर को और भी प्रेरित किया और उसने निखिल को एक हैंड जॉब देने में अपना दिल और आत्मा डाल दी।
चूंकि उसके आंदोलन खुरदुरे हो गए, निखिल उसके सुंदर स्तनों की स्पष्ट तस्वीर देख सकता था जो लगातार ऊपर और नीचे चल रहे थे। ये दृश्य उसे और उत्तेजित कर गया और अलग अलग काल्पनिक कहानियां निखिल के अशोभनीय दिमाग में चलनी शुरू हो गईं। आनंद जमा होता रहा। निखिल ने आनंद में कराहना जारी रखा और जल्द ही उग उसने एम्बर के गाउन पर अपना दूध छिड़का। काका क्या? एम्बर हकला उठी, कुछ भी कहने के लिए बहुत चौंक गई। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह इस तरह की किसी चीज से ढकी हुई थी। बस नर्क में क्या हो रहा था? ये कैसे हुआ? हालांकि निखिल अपने काम से बहुत खुश दिखाई दिया। उस भयंकर योद्धा और नेता को देखकर जो युद्ध में लगभग 60,000 सैनिकों का नेतृत्व करता था, इस तरह उसके वीर्य से ढके होने से उसे अत्यधिक गर्व महसूस हुआ। उसने इस दृश्य को अपनी याद में जला दिया और इसके हर पल का आनंद लिया। हालांकि एम्बर को यह पसंद नहीं आया। उसने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए सवाल किया, क्या मैंने तुमसे ये करने से पहले मुझे सूचित करने के लिए नहीं कहा था? निखिल ने सिर हिलाया। तुमने कहा था, तो तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? निखिल ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था। एम्बर झुंझलाए, और यह प्रतिक्रिया देखकर निखिल की मुस्कान चौड़ी हो गई। ये पर्याप्त है, मैं अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। उस विचार के साथ निखिल ने शुरुआत की, जनरल एम्बर, क्या तुमने कभी किसी मामले के बारे में सुना है जहां पीड़ित वास्तविक शिकारी बन जाता है? एम्बर की झुंझलाहट गहरी हो गई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने सवाल किया। निखिल ने वापस सवाल किया, जनरल एम्बर, तुमने मुझे प्रत्यक्ष होने के लिए कहा, सही? और पहले से ही भ्रमित एम्बर प्रतिक्रिया कर पाती, वह आगे बढ़ा। अगले सेकंड स्थिति उलट गई। अब जो दूसरे के शीर्ष पर था वह एम्बर नहीं, बल्कि निखिल था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एम्बर विश्वास नहीं कर सकती थी कि यह कितनी हास्यास्पद तेजी से हुआ और समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रही। अभी निखिल ने उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसके साथ किया था। एम्बर ने विरोध करने की कोशिश की और जल्द ही एम्बर की आंखें फिर से आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। मैं उसे हराने में असमर्थ हूं। निखिल के चेहरे पर एक छोटी शैतानी मुस्कान दिखाई दी और उसने एम्बर जो पतला काला गाउन पहन रही थी उसे फाड़ दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एम्बर विश्वास नहीं कर सकती थी कि अभी क्या हुआ। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती या कुछ कह पाती, निखिल ने उसके होंठ बंद कर दिए। अगले पल एम्बर जो भी विरोध दिखा रही थी वह मर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। निखिल मुस्कुराया और जारी रखा। इस बार हालांकि यह एक सामान्य अननुभवी चुंबन नहीं था। इस बार निखिल ने अपनी जीभ को उसके मुंह के अंदर धकेल दिया और उसके हर कोने का स्वाद लिया। अपने खाली हाथ से निखिल ने जल्दी से अपनी कमीज हटा दी और फिर उनके नग्न शरीर एक दूसरे को छूने लगे जबकि वे दोनों एक आकर्षक चुंबन साझा कर रहे थे। 2 मिनट बाद निखिल ने चुंबन तोड़ दिया और फिर वे दोनों अपने मुंह से जुड़ी लार की एक पतली चांदी की रेखा के साथ अलग हो गए। निखिल ने अपनी होंठ चाट लिए लार की रेखा तोड़ते हुए। फिर उसने एम्बर की सुंदर लाल आंखों में देखा और मुस्कुराया। वह कैसा था? तुम्हारा पहला असली चुंबन, मेरा मतलब। एम्बर, जो हो रही हर चीज से अभी भी चौंकी हुई थी, आखिरकार अपनी तल्लीनता से बाहर आए और अपने चेहरे पर एक बेहद घबराए हुए रूप के साथ सवाल किया, तत तुम क्या कर रहे हो? निखिल ने एम्बर के घबराए हुए चेहरे को देखा और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। शिकारी खेल रहा हूं। ये कहते हुए निखिल ने अपना सिर नीचे उसके सीने तक हिलाया और अपने दांतों से उसने एम्बर की काली ब्रा नीचे खींच ली, शीर्ष पर एक हल्के गुलाबी चेरी के साथ उसके बड़े, नर्म और मांसल टीलों का खुलासा करते हुए। एम्बर का चेहरा लाल हो गया जबकि निखिल ने अपने सीने के शीर्ष पर उन कीमती टीलों के झूलने के दृश्य का आनंद लिया। निखिल ने अपना सिर फिर से हिलाया, एम्बर के होंठों पर एक हल्के चुंबन के साथ शुरुआत करते हुए वह नीचे गया, उसकी ठोड़ी को चुमा, फिर उसकी गर्दन को, फिर उसने नीचे चलना जारी रखा और जल्द ही उसके होंठ एम्बर के हल्के गुलाबी निप्पल के सामने दिखाई दिए। एम्बर, जो इतनी करीब से सब कुछ देख रही थी, अपने दिल को तेजी से धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। फिर उसने निखिल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान देखी। इससे पहले कि वह उसने उसके निप्पल को चाटा और अनजाने में एक करुणा उसके मुंह से बाहर निकली। निखिल वहां नहीं रुका और उसके निप्पल को चाटना जारी रखा जैसे कि वह दुनिया में सबसे स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा हो। उसने फिर अपना चेहरा उसके पर्याप्त सीने के अंदर दफन कर दिया, अपने पूरे चेहरे पर उन नर्म स्तनों को महसूस करते हुए और उसी समय उस तेज दिल की धड़कन को सुनते हुए। जैसे जैसे निखिल उस अजीब स्थिति में रहना जारी रखा, एम्बर को अपनी नहरों के अंदर एक अजीब खुजली महसूस हुई। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, हालांकि अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर पिन किए जाने के साथ वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर से वह चौंकी हुई थी कि निखिल की पकड़ कितनी मजबूत थी। वह उससे इसके बारे में पूछना चाहती थी, हालांकि अभी उस अजीब खुजली से निपटना उसके लिए और ज्यादा जरूरी था। चूंकि उसका ऊपरी शरीर प्रतिबंधित नहीं था, एम्बर ने अपने निचले शरीर को हिलाने का फैसला किया।
अपनी जांघों को एक दूसरे के साथ रगड़ते हुए एम्बर ने उस खुजली से छुटकारा पाने की कोशिश की। हालांकि इस तरह अपने पैरों को हिलाते समय उसकी बाएं जांघ ने कुछ छुआ, कुछ कठोर और गर्म। निखिल के अपने स्तनों पर सिर रखने और उसकी दृष्टि को रोकने के साथ एम्बर यह नहीं देख सकती थी कि वह क्या था। हालांकि परिचित गर्मी और आकार ने जल्दी से इसे दूर कर दिया। हाँ, वह फिर से कठोर है। उसका दिल धड़क उठा और जैसे कि उस पर प्रतिक्रिया करते हुए निखिल का दूसरा हाथ आगे बढ़ा और एम्बर की छोटी बहन की ओर पीछा किया। निखिल जानता था कि एम्बर कुछ भी नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने अपनी उंगलियों से उसके शरीर के हर हिस्से को धीरे और धीरे धीरे छूना सुनिश्चित किया ताकि उसे पता चले कि उसके साथ क्या होने वाला है। एम्बर की बढ़ी हुई दिल की धड़कनों को सुनने के बाद निखिल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी। उसके प्रयास रंग ला रहे थे। उसके हाथ फिर एम्बर की पैंटी के अंदर फिसल गए और एम्बर के मुंह से एक और करुणा बाहर निकली। लानत है, क्या वह थोड़ी ज्यादा संवेदनशील नहीं है? मैंने अभी तक उसे ठीक से छुआ भी नहीं है। निखिल ने अंदर ही अंदर सोचा और एक अचानक पल के साथ उसने सीधे एम्बर के भक्षेप को पकड़ लिया। एम्बर जोर से कराह उठी। उस जोरदार कराह को सुनकर निखिल का शरीर कार्य करने लगा। उसकी छोटी भाई के शरीर पर नसें बाहर निकल गईं। हालांकि उसने बस इसे एम्बर की नर्म और गर्म जांघ के शीर्ष पर रखा और अपनी उंगली को एम्बर के शरीर के अंदर डाल दिया। एम्बर कराह उठी और फिर खोज शुरू हो गई। एम्बर सामान्य से कहीं ज्यादा संवेदनशील थी। उसका शरीर उसके हर छोटे से आंदोलन पर प्रतिक्रिया करता था, इसलिए उसके कमजोर बिंदुओं को खोज लेना एक सरल कार्य था। एक बार जब निखिल ने उसके प्रवेश के आसपास अपने दिमाग में उसके सभी विशेष बिंदुओं को नोट कर लिया तो उसकी मध्यमा उंगली भी एम्बर की गुफा में प्रवेश कर गई। जल्द ही दोनों उंगलियों ने उन विशेष बिंदुओं पर पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया। उसी समय निखिल का अंगूठा एम्बर के भक्षेप को छेड़ रहा था और हमला कर रहा था और एम्बर वह जोर से कराह उठी और अपने शरीर पर हमला कर रहे इस तीव्र आनंद से निपटने के लिए एक अजीब तरीके से अपना शरीर हिलाया। क्या ये है? उसने अपने सिर में सोचा। बस यह इतना अच्छा क्यों लगता है? जब मैंने खुद से ये किया तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छा। एम्बर लगातार कराह उठी और कराह उठी। उसने विश्वास किया कि यह आनंद का शिखर था जिसे एक मानव शरीर महसूस करने में सक्षम है। वह आखिरकार शिखर पर पहुंच गई थी और जैसे कि उस बयान के खिलाफ जाते हुए निखिल का चेहरा, जो बस उसके नर्म स्तनों के शीर्ष पर लेटा हुआ था, आगे बढ़ा और उसने उसके निप्पल को जोर से चूसना शुरू कर दिया, वह जो आनंद महसूस कर रही थी उसे बढ़ाते हुए। निखिल ने एम्बर के शरीर पर हमला करना जारी रखा जबकि उसी समय उसने अपने शाफ्ट को उसके नर्म जांघ पर दबाया और इसे उसके खिलाफ रगड़ना जारी रखा। अचानक उसने एम्बर की दीवारों को अजीब तरह से चलते हुए देखा। उसने जल्दी से महसूस किया कि वह आने वाली है, इसलिए उसे सबसे अच्छा संभव अनुभव देने के लिए उसने एक छोटी योजना सोची। जल्द ही उसके शरीर से एक काला रंग का धुंध बाहर निकला। ये फिर एम्बर की आंखों की ओर बढ़ा, उसकी दृष्टि को दूर ले जाते हुए। उसका हाथ उसके प्रवेश तक नीचे गया, उसका मुंह एम्बर के कानों के करीब गया और फिर अपने दूसरे हाथ से उसने उसके स्तनों के साथ खेलना जारी रखा। फिर अचानक उसने एक ही समय में हर हथियार का उपयोग किया। उसने उसके कान के लोब को काटा, उसके निप्पल को चुटकी लिया, उसके भक्षेप को दबाया और उसके अंदर पूरी ताकत से ड्रिल किया जो उसके पास थी। एम्बर, जिस पर उसके पूरे शरीर से आनंद की लहरों ने हमला किया था, वह इसे नहीं ले पाए और वह जोर से कराह उठी। उसकी दीवारों ने एक असहनीय सीमा तक कस लिया और वह स्कट वह मुख्य चरमोत्कर्ष के बाद कुछ और छोटे चरमोत्कर्ष जारी रखती रही। निखिल ने उसके चेहरे को देखा जो शुद्ध आनंद व्यक्त कर रहा था और उसका हथियार फड़क उठा। निखिल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सवाल किया, क्या हम अब अंतिम भाग में चलें? एम्बर, जो अभी भी अपनी दुनिया में खोई हुई थी, ने एक अजीब आवाज में सवाल किया, अंतिम भाग? निखिल मुस्कुराया। अगर कोई उसे इस तरह देखता तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि वह एम्बर पवनतारा थी। उसके दूधिया सफ़ेद स्तन ऊपर और नीचे चल रहे थे जबकि वह जोर से सांस ले रही थी। पसीने की बूंदें जो उसके माथे से नीचे झुक रही थीं जैसे कि उसने एक बड़ा युद्ध लड़ा हो। उसके चेहरे पर गहरा लाल लालिमा, बढ़ी हुई दिल की धड़कन और वे धुंधले लाल आंखें, वह उस जीवंत, हावी और जंगली जनरल एम्बर पवनतारा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। और इस दृश्य को देखकर निखिल के दुखवादी पक्ष ने उसे और देखने के लिए आग्रह किया। निखिल ने फिर अपने चट्टान कठोर लिंग को ठीक उसके प्रवेश के सामने रखा और ये देखकर एम्बर आखिरकार अपनी तल्लीनता से बाहर आए। उसने एक थकी हुई आवाज में और अपने चेहरे पर एक थोड़ा घबराए हुए रूप के साथ सवाल किया, तथा तुम क्या कर रहे हो? निखिल ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, शिकार पूरा कर रहा हूं। और बस एक बड़े धक्के के साथ वह उसके अंदर प्रवेश कर गया और एम्बर की अब तक की सबसे जोरदार कराह सुनी गई। उसकी पीठ ऊपर झुक गई और उसने अपने पैर निखिल की कमर के चारों ओर हिलाए जैसे कि वह डर रही थी कि वह भाग जाएगा। दर्द और आनंद का मिश्रण ने उसके शरीर पर हमला किया और उसका खून उसकी योनि से बाहर निकला। निखिल दूसरी ओर अभी बादलों में था।
एम्बर का अंदरूनी भाग चिकना और गर्म था, उसकी दीवारें उसके छोटे भाई के चारों ओर रेंग रही थीं, मालिश कर रही थीं और उसके हर एक हिस्से को निगलने की कोशिश कर रही थीं। यह अविश्वसनीय कसना, निखिल को यह बहुत पसंद आया। निखिल ने फिर एम्बर की अभिव्यक्ति को सामान्य होने का इंतजार किया, और केवल तभी जब वह निश्चित था कि वह ठीक थी तो उसने आखिरकार फिर से चलना शुरू कर दिया। इस बार हालांकि वह जितना हो सका उतना धीरे चला। अचानक एम्बर ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसके चेहरे को अपनी ओर खींच लिया। उनके चेहरे खतरनाक रूप से एक दूसरे के करीब होने के साथ एम्बर ने फुसफुसाया, मैं कमज़ोर नहीं हूं। तुम्हें इतना सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कोई चीज़ चोट भी नहीं पहुंचाती है। एम्बर ने समझा कि निखिल क्या करने की कोशिश कर रहा था, और हालांकि वह आभारी थी कि वह उसके कल्याण के बारे में सोच रहा था, अभी ये वह नहीं था जो वह चाहती थी। एम्बर ने पुकारा, बस अच्छे हिस्से के साथ शुरुआत करो। निखिल ने उसे देखा और कुछ बार पलकें झपकाईं। खैर, ये आश्चर्यजनक था। हालांकि चूंकि उसे हरी झंडी मिल गई, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी। निखिल ने छेड़ा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी कामुक हो, जनरल एम्बर। एम्बर, हालांकि, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। एम्बर ने अपनी आंखें खोले बिना फुसफुसाया, तुमने क्या कहा? क्षमा करना, मैं सो गई। और उन शब्दों को सुनकर निखिल का चेहरा परेशानी में फड़क उठा। अब तुमने ये कर दिया है। निखिल ने फिर जल्दी से अपनी छड़ को खुले के करीब खींचा और फिर आनन। उसने अपने लिंग को फिर से उसके योनि के अंदर ड्रिल किया। एम्बर जोर से कराह उठी और उसी समय उसने निखिल की गर्दन के चारों ओर अपनी गले मिलना कस लिया। इस बार निखिल ने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की और अपने लिंग को पीछे हटाया और फिर उसने इसे फिर से और फिर से अंदर ड्रिल किया। आन 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 जितना ज़्यादा उसने ड्रिल किया उतना ही ज़्यादा एम्बर कराह उठी और जल्द ही निखिल की गर्दन के चारों ओर उसकी पकड़ कमज़ोर हो गई। वह अपनी पूरी ताकत खो रही थी। आनंद के झटके और झटके ने उसके शरीर पर हमला किया, इसे और ज़्यादा सुन्न कर दिया और आखिरकार कमज़ोर। उसका दिमाग अभी एक खाली स्थिति में था और वह सब जो वह सोच सकती थी वह निखिल की ड्रिलिंग के साथ अपनी कराहों का मिलान करना था। हाँ, यही वह सब था जो एक अविश्वसनीय सेना की जनरल अभी सोच रही थी। हालांकि निखिल अभी तक पूरा नहीं हुआ था। यह महसूस करते हुए कि यह पर्याप्त नहीं था, निखिल ने एम्बर की बाएं पैर को पकड़ लिया और इसे अपने कंधे पर रखा। फिर वह नीचे झुक गया, एम्बर का पैर उसके साथ चला और आगे खींचना जारी रखा। उसकी गुफा भी खुल गई और जल्द ही निखिल ने अपनी छड़ को और भी गहराई तक ड्रिल किया। एम्बर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि आनंद के एक विशाल झटके ने उसके दिमाग पर हमला किया। उसने महसूस किया कि निखिल की छड़ ने कुछ छुआ है जिसे नहीं छूना चाहिए था। निखिल, हालांकि, परवाह नहीं की और एम्बर के शरीर के अंदर अपनी छड़ को जोड़ देना जारी रखा। इस बार उसके हाथ भी खाली नहीं रहे। उसने एम्बर के चिकने स्तनों को धीरे से पकड़ लिया और फिर उसने उस पहाड़ को धीरे से सहलाना शुरू कर दिया जबकि अपने उंगलियों से उस सुंदर शिखर के साथ खेल रहा था। पाह पाह पाह, आन 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 धड़कन जारी रही, मांस के मांस से मिलने की आवाज़ें और एम्बर की कराहें तंबू के अंदर गूंज उठीं। निखिल दूसरी ओर कराहना नहीं करने की पूरी कोशिश कर रहा था और एम्बर के शरीर के साथ खेलना जारी रखा। जल्द ही एम्बर का अंदरूनी भाग कस गया। निखिल ने जल्दी से समझा कि क्या होने वाला है और सब कुछ और ज़्यादा आनंददायक बनाने के लिए उसने एक छोटी योजना सोची। जल्द ही उसके शरीर से एक काला रंग का धुंध बाहर निकला। ये फिर एम्बर की आंखों की ओर बढ़ा, उसकी दृष्टि को दूर ले जाते हुए। उसका हाथ उसके प्रवेश तक नीचे गया, उसका मुंह एम्बर के कानों के करीब गया और फिर अपने दूसरे हाथ से उसने उसके स्तनों के साथ खेलना जारी रखा। फिर अचानक आंगनन उसने एक ही समय में हर हथियार का उपयोग किया। उसने उसके कान की लोब को काटा, उसके निप्पल को चुटकी लिया, उसके भक्षेफ को दबाया और उसके अंदर पूरी ताकत से ड्रिल किया जो उसके पास थी। एम्बर, जिस पर उसके पूरे शरीर से आनंद की लहरों ने हमला किया था, वह इसे नहीं ले पाए और वह जोर से कराह उठी। उसकी दीवारों ने एक असहनीय सीमा तक कस लिया और वह स्कट वह बिना रुके आती रही। दूसरी ओर निखिल भी बेहतर नहीं था। जैसे ही एम्बर की गुफा कस गई, वह जो आनंद महसूस कर रहा था वह कई गुना बढ़ गया और अब मैं आ रहा हूँ। उसकी लिंग ने अपना भार उसके एम्बर के शरीर के अंदर जारी किया। उसका दूध एम्बर के रस के साथ मिला और एक अजीब गंध तंबू के अंदर फैल गई। निखिल और एम्बर हालांकि परवाह नहीं की। अभी उन्होंने बस एक दूसरे पर अपने शरीर को समर्थन दिया और जोर से सांस ली। निखिल ने सवाल किया जबकि वह एम्बर के नर्म शरीर के शीर्ष पर लेटा हुआ था, हाँ, तुम्हारा, हाँ, पहला बार कैसा था? उसके माथे पर पसीना लुढ़क रहा था। उसने फिर एम्बर को देखा, अपने जवाब का इंतजार करते हुए, और जल्द ही उसने एम्बर के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान देखी। हाँ, रात अभी खत्म नहीं हुई है ना? उस जवाब को सुनकर निखिल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी। बेशक नहीं। छोटा निखिल फिर से उठ गया। ओह, मैं फिर से आ रहा हूँ। निखिल ने आनंद में कराह उठी क्योंकि उसने एम्बर के अंदरूनी भाग को फिर से अपने दूध से सफ़ेद रंग दिया।
हालांकि इस बार एम्बर, जो कुछ राउंड पहले जितना जोर से कराह रही थी, उसने कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली। वह ऐसा करने के लिए बहुत थकी हुई थी। निखिल ने अपने शरीर को एम्बर के शीर्ष पर गिरा दिया। उसने फिर उसके गालों को धीरे से चुमा और फिर उसके बगल में लुढ़क गया। हा 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 हा। उन दोनों ने गहरी सांसें लीं। फिर निखिल ने अपने शरीर में एक अजीब लेकिन परिचित ऊर्जा प्रवेश करते हुए महसूस किया। निखिल जानता था कि वह लेवल अप हो गया था, हालांकि उसने अपनी स्थिति को देखने की परेशानी नहीं की। आखिरकार उसकी स्थिति में जानकारी बहुत जल्द बदल जाएगी, इसे बार बार देखने का कोई मतलब नहीं था। इसके बारे में सोचकर निखिल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने अपने शरीर को एम्बर की ओर हिलाया, फिर उसे पीछे से पकड़ लिया। उसका हाथ स्वाभाविक रूप से उसके मजबूत स्तन को पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा हाथ उसके अच्छी तरह से टोन्ड एब्स को मालिश कर रहा था। उसके स्पर्श को महसूस करते हुए एम्बर के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी और उसके पास जो भी ताकत थी, उसने अपना थका हुआ हाथ हिलाया और इसे निखिल के हाथ के शीर्ष पर रखा जो उसके एब्स की मालिश कर रहा था। एम्बर ने धीरे से फुसफुसाया, वह अद्भुत था। निखिल ने सहमति में सिर हिलाया, वास्तव में। और फिर उसने जारी रखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी इस स्थिति में होऊंगा। एम्बर मुस्कुराई, तो मैं सही थी, तुमने मुझ पर नज़र रखी थी। मेरा विश्वास करो एम्बर, इस सेना शिविर में मौजूद हर आदमी की नज़र तुम पर है। तुम इतनी आकर्षक हो कि तुम्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक पापी शरीर जो एक नपुंसक को भी उत्तेजित कर देगा, और उस उग्र, जंगली और हावी रवैया के साथ कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता। तुम एक धोखेबाज की तरह हो। तुम्हारी जीभ निश्चित रूप से मीठी है, लड़के। उसे इस तरह अपनी तारीफ करते हुए सुनकर एम्बर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हालांकि चूंकि वह वर्तमान में उसे पीछे से गले लगा रहा था, निखिल उस सुंदर दृश्य को नहीं देख सका। निखिल ने बुदबुदाया, मेरा विश्वास करो, ये सिर्फ खाली शब्द नहीं हैं। और फिर उसके चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी। हालांकि तुम एक बात के बारे में गलत थी। हम? किसके बारे में? एम्बर ने सवाल किया। निखिल ने खुलासा किया, एहसान के बारे में। मैं उसे इतना कठिन इसलिए जमा नहीं कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता था। तुम्हारी धारणा गलत थी। एम्बर की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। अगर उसके पास और ऊर्जा होती तो वह मुड़कर अपने चेहरे पर चौंकाने वाले रूप के साथ निखिल को देखती। क्या मैंने अपनी कौमार्य बिना किसी कारण के खो दी? ये सवाल उसके दिमाग में आया। हालांकि इससे पहले कि वह और सोच पाती, निखिल ने उसके थके हुए शरीर के चारों ओर अपना गले मिलना कस लिया। वह निखिल के मुंह को अपने कानों के करीब आते हुए महसूस कर सकती थी और किसी कारण से उसके शरीर के अंदर आनंद की एक सूक्ष्म लहर जारी की गई। फिर निखिल ने शुरुआत की, देखो, अगर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता था तो मैंने पहली बार जब मैंने तुम्हारी सेना को बचाया था तब पूछ लिया होता। जैसा कि तुमने कहा, एक योद्धा की तरह मैं अपने दृष्टिकोण के साथ प्रत्यक्ष होता और मैं तुमसे सीधे पूछता। मैंने इतना लंबा इंतजार नहीं किया होता। निखिल ने बुदबुदाया और फिर उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। हालांकि देखो, मैं एक विशेष मामला हूँ। विशेष मामला? एम्बर झुंझलाए। निखिल फिर एम्बर के और भी करीब आया, उसके चारों ओर अपना गले मिलना कस लिया और अपने अर्ध उत्तेजित लिंग को उसकी नर्म जांघों के बीच रखा। फिर उसने उसके कान की लोब को काटा और उसकी गर्दन को चुमा। देखो, मुझे यह अजीब समस्या है। मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था। हालांकि तीरा और मेरी अन्य महिलाओं के साथ इतना समय बिताने के बाद मैं आखिरकार इसके बारे में निश्चित हूँ। मैं बस एक महिला के साथ संभोग नहीं करता और इसे खत्म नहीं करता। मेरे अंदर एक लालची राक्षस रहता है। एक बार जब मैं एक महिला के साथ रात बिताता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वह मेरी हो और सिर्फ मेरी हो। फिर निखिल की सुनहरी आंखें अंधेरी हो गईं। मैं उन्हें मुझसे दूर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। इसलिए निखिल का हाथ फिर उसके एब्स से नीचे गया और उसकी योनि की ओर पहुंचा। जो मैं चाहता था वह सिर्फ एक सरल एक रात का स्टैंड नहीं था। लालची मैं पूरा एम्बर पवनतारा सिर्फ अपने लिए चाहता था। फिर निखिल ने धीरे से एम्बर की छोटी बहन को पकड़ लिया और एम्बर के मुंह से एक छोटी कराह बाहर निकली। अभी उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। हालांकि एक मजबूत महिला के रूप में एम्बर अभी भी अपने लिए खड़ा होना चाहती थी। क्या तुमने सोचा था कि एहसान जमा करना तुम्हारे लिए पूरा एम्बर पवनतारा पाने के लिए पर्याप्त होगा? बेशक नहीं। जिस महिला पर मैंने नज़र रखी वह इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? मैं जानता था कि मैं कितनी ही बार तुम्हारी या तुम्हारे सैनिकों की जान बचाऊं, ये वह पाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जो मैं चाहता था। इसलिए मैंने अपनी योजनाएं बदल दीं। एम्बर पवनतारा पाने के बजाय जो मैं चाहता था वह एम्बर पवनतारा पाने का तरीका था। उस जवाब को सुनकर एम्बर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने बोला, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लड़के। तुम्हें और एहसान जमा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम अभी चाहते हो। प्राचीन काल से जो तुम चाहते हो उसे पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके लिए लड़ो। पूरा एम्बर पवनतारा सिर्फ अपने लिए पाना सरल है। एक द्वंद्व में एम्बर पवनतारा को हराओ और तुम जो कुछ भी चाहते हो मांगो।
निखिल ने एक मुस्कान के साथ सवाल किया, क्या मैं पुरस्कार के रूप में एम्बर पवनतारा भी पा सकता हूँ? अचानक एम्बर जंगली तरह से मुस्कुराए और उसके शरीर से एक भयंकर आभा जारी की गई। विजेता सब ले जाता है, लड़के। एम्बर फिर जंगली तरह से मुस्कुराए और उसके शरीर से एक भयंकर आभा जारी की गई। विजेता सब ले जाता है, लड़के। विजेता सब ले जाता है, हम। एक आभा, जो एम्बर की आभा को शक्तिहीन कर रही थी, उसके शरीर से जारी की गई और निखिल के चेहरे पर एक जंगली मुस्कान दिखाई दी। ठीक है फिर, एम्बर पवनतारा, मैं, निखिल लिएंडर, तुम्हें एक द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूँ। इसे तभी स्वीकार करना जब तुम अपने बाकी जीवन के लिए मेरी होने के लिए तैयार हो। एम्बर के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। क्या तुम निश्चित हो कि तुम इसे अभी करना चाहते हो? तुम्हारी प्रतिभा के साथ, ये केवल समय की बात है। इससे पहले कि तुम एक राजा स्तर के साधक बन जाओ, तब तक मुझे चुनौती देना बहुत देर नहीं होगी। ध्यान रखना, मैं, एक योद्धा के रूप में, तुम्हारे साथ आसान नहीं होऊंगी चाहे कुछ भी हो। निखिल ने सिर हिलाया, नहीं, अब जब मैं अपने सामने रास्ता देखता हूं तो मैं ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा। मैं एक अधैर्य व्यक्ति हूं। निखिल ने फिर अपने मुंह को एम्बर के कानों के करीब हिलाया और फुसफुसाया, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द मेरी हो। इस बार, हालांकि, एम्बर शर्मिंदा नहीं हुई या किसी भी तरह का आनंद महसूस नहीं किया। भले ही उसने किया, उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। आनंद के बजाय उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट थी। तुम काफ़ी आत्मविश्वासी लगते हो कि तुम मेरे खिलाफ जीतोगे। एम्बर ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। तुम्हें जीतने के विचार के साथ मैं बहुत प्रेरित हूँ। निखिल हंसा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एम्बर का चेहरा गंभीर हो गया, तुम्हें कितना समय चाहिए? एम्बर ने छोटे बातचीत में और समय बर्बाद किए बिना सवाल किया। जितना जल्द हो सके, मैं अभी भी तैयार हूँ, भले ही यह अभी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम कल शाम, तुम अभी थकी हुई होगी, अच्छी तरह से आराम करो। मैं कल शाम तुमसे मिलूंगा। एम्बर ने बुदबुदाया और फिर वह खड़ी हो गई। या उसने कोशिश की। निखिल, हालांकि, उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके चारों ओर अपना गले मिलना कस लिया। मेरे साथ रहो। उसी समय निखिल ने उसके स्तनों को मालिश करना शुरू कर दिया और अपने लिंग को उसकी नर्म और उत्साही जांघ के खिलाफ रगड़ना शुरू कर दिया। एम्बर के चेहरे पर एक छोटी लालिमा दिखाई दी। इस बार, हालांकि, एक योद्धा के रूप में उसका गर्व दांव पर था। इसलिए उसने उस आनंद से लड़ाई की जो वह महसूस कर रही थी, और भले ही वह थकी हुई थी, उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया और फिर उसने निखिल को अपने चेहरे पर एक गंभीर रूप के साथ देखा। लड़ाई के लिए तैयार रहो। फिर उसने अपने कपड़े पहने और मुड़ गई। वह चली गई। एम्बर के तंबू छोड़ने के बाद निखिल के चेहरे पर एक बड़ी चौड़ी मुस्कान दिखाई दी। वह बहुत ज्यादा है, निखिल ने अंदर ही अंदर सोचा। फिर उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और अपने दिल को महसूस किया, जो इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लगता था जैसे वह फट जाएगा। वह बहुत ज्यादा है, मैं उस जंगली जनरल को अपनी बनाऊंगा। निखिल ने अपने दिल में शपथ ली और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह वास्तव में इस पीछा का आनंद ले रहा था। टस्क, बस अपने चेहरे पर उस मुस्कान को देखो। तुम वास्तव में जो कुछ भी हो रहा है उसका आनंद ले रहे हो, है ना? निखिल आखिरकार अपनी तल्लीनता से बाहर आया। फिर वह थीरा की ओर मुड़ा, जो अपने चेहरे पर एक बेहद ईर्ष्यालु रूप के साथ उसे देख रही थी। टस्क, तुम्हें देखो तो, क्या तुमने हम पर झांकने का आनंद लिया? निखिल ने अपने चेहरे पर एक शरारती रूप के साथ सवाल किया। थीरा मुस्कुराई, ना, यह अच्छा था, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं और तुम एम्बर और तुम्हारे मुकाबले एक साथ बेहतर दिखते थे। निखिल भी हंसा। समय बीत गया और जल्द ही ये लड़ाई का समय था। सहायक जनरल निखिल। और जल्द ही निखिल ने एक आवाज़ सुनी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी और वह तंबू से बाहर निकल गया। सहायक जनरल निखिल, जनरल एम। निखिल ने अधैर्य से आदेश दिया, मुझे वहां ले चलो। जी हाँ, सर। सैनिक ने सलाम किया और फिर वह मुड़ गया। निखिल ने सैनिक का पालन किया और जल्द ही वह एम्बर के कमरे के सामने दिखाई दिया। सैनिक ने बुदबुदाया, जनरल अपने कमरे के अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। निखिल ने सिर हिलाया और फिर वह कमरे के अंदर कदम रखा। निखिल मुस्कुराया क्योंकि उसने जनरल को देखा, जो अपना सामान्य कोट पहन रही थी। इस बार, हालांकि, उसके बाल एक पोनी में बंधे हुए थे और उसके हाथ में एक लाल सुनहरी तलवार थी। तुम असहनीय रूप से सुंदर लगती हो, जनरल एम्बर। एम्बर ने अपने चेहरे पर एक गंभीर रूप के साथ जवाब दिया, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ आसान नहीं होंगी। निखिल बस मुस्कुराया और सवाल किया, हम कहाँ लड़ रहे हैं? एम्बर ने बुदबुदाया और फिर वह मुड़ गई। मेरा पालन करो। एम्बर फिर पिछवाड़े के दरवाजे से कमरे से बाहर निकल गई और एक निश्चित दिशा में दौड़ना शुरू कर दी। निखिल ने बिना किसी समस्या के उसका पालन किया और जल्द ही वे दोनों एक सादे मैदान के सामने दिखाई दिए। ये हमारा युद्ध अखाड़ा होगा, निखिल ने बुदबुदाया क्योंकि उसने एम्बर को देखा, जो उसकी ओर अपनी तलवार इशारा कर रही थी। यह आखिरकार शुरू हो रहा है, हम। एम्बर बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम हार के लिए तैयार हो।
निखिल बस मुस्कुराया और उसकी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। एम्बर ने इसे उसकी स्वीकृति के रूप में लिया और फिर वह गायब हो गई। निखिल मुड़ गया और देखा कि वह पहले से ही उसके पीछे थी। अपनी तलवार को लपटों से ढककर उसने हमला किया। क्लैंक, उनकी तलवारें टकराईं। निखिल फिर पीछे कूद गया, हालांकि जल्द ही उस पर पवन ब्लेड चलाए गए। निखिल किनारे पर कूद गया और टाल गया, हालांकि जैसे कि उसके चालों की भविष्यवाणी पहले से ही उसके विरोधी ने कर ली थी, उसके ठीक सामने एक आग का गोला दिखाई दिया। निखिल ने अपनी तलवार से काटा, उसकी तलवार और आग का गोला टकराया और जल्द ही बूम, आग का गोला फट गया। एम्बर पवनतारा, वन राजवंश की जनरल, भले ही वह एक छोटी राजा स्तर की साधक नहीं थी, उसे अभी भी दुनिया में सबसे मजबूत राजा स्तर के साधकों में से एक माना जाता था और इसका कारण उसकी दोहरी आत्मीयता थी। हवा तत्व जो गति को काफी बढ़ाता है और आग जो शक्ति को बढ़ाती है। इस महिला में उन दोनों के साथ आत्मीयता थी। ये संयुक्त रूप से वह कितनी स्मार्टली अपने दो तत्वों का उपयोग अपने फायदे के लिए करती है, उसकी लड़ाई की समझ और आसपास की जागरूकता, वह लड़ने के लिए एक डरावनी विरोधी थी। हालांकि ये केवल एक सामान्य साधक के लिए सही है, निखिल जैसे एक राक्षस के सामने चीजें अलग थीं। विस्फोट के बाद क्षेत्र के चारों ओर फैला धुआं साफ हो गया और एम्बर ने अपने चेहरे पर एक गंभीर रूप के साथ अपने सामने के दृश्य को देखते हुए अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। जल तत्व, उसने बुदबुदाया क्योंकि उसने निखिल को अपने सामने खड़ा देखा। उसका पूरा शरीर जल ढाल की एक परत से ढका हुआ था जिस पर दरारें थीं। हालांकि निखिल, जो ढाल से सुरक्षित था, पूरी तरह से ठीक था। एम्बर ने ईमानदारी से तारीफ की, वह जल ढाल का एक सटीक उपयोग था। ऐसा लगता है कि तुमने इसका अच्छी तरह से अभ्यास किया है और अपने तत्व पर अच्छा नियंत्रण है। अच्छा, और निखिल हंसा। फिर उसने अपनी तलवार को एम्बर की ओर इशारा किया। उसकी मुद्रा एम्बर के काफी समान थी, ये सोचकर कि वह उसे ताना दे रहा था। एम्बर ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं और फिर से कार्य करने का फैसला किया। हालांकि अचानक निखिल गायब हो गया। क्लैंक, वह फिर एम्बर के ठीक सामने दिखाई दिया और उस पर अपनी तलवार से काटा। उसने अपनी तलवार से अपने हमले को अवरुद्ध किया। हालांकि इस बार निखिल वह था जो उस पर हावी था। एम्बर झुंझलाई, हालांकि चूंकि वह वर्तमान में लड़ाई में थी, उसके पास सोचने और विश्लेषण करने का ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने वही किया जो आवश्यक था और पीछे कूद गई। वूश वूश वूश, उसी समय उसने उसे विचलित करने के लिए निखिल पर कुछ पवन ब्लेड भी चलाए। पवन ब्लेड आग के गोले जितने मजबूत नहीं थे, हालांकि वे तेज थे और लड़ाई में एक को टालना परेशानी भरा था। एम्बर की योजना सरल थी, वह चाहती थी कि निखिल वहां रुक जाए और सभी पवन ब्लेड को अवरुद्ध करे, और जब वह ऐसा कर रहा हो तो वह अपना संतुलन वापस पा लेगी और अपने अगले हमले की तैयारी करेगी। इस बार हालांकि चीजें वैसी नहीं गईं जैसी उसने योजना बनाई थी और निखिल के अगले कार्यों ने एम्बर को उसके मूल तक चौंका दिया। वूश वूश वूश, निखिल के पीछे पवन ब्लेड बने और जल्द ही उन्हें एम्बर द्वारा बनाए गए पवन ब्लेड की ओर चलाया गया और विरोधी पवन ब्लेड ने एक दूसरे को पूरी तरह से रद्द कर दिया। वह हवा तत्व, उसके पास भी दो तत्वों के साथ आत्मीयता है, एम्बर ने महसूस किया। हालांकि ये सिर्फ शुरुआत थी। निखिल फिर उसके सामने दिखाई दिया और हमला किया। क्लैंक, उनकी तलवारें एक दूसरे से टकराईं और एम्बर फिर से पीछे कूद गई। हालांकि जब वह पीछे कूद रही थी, उसने देखा कि उसके पीछे की जमीन तेज कांटों में बदल गई थी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एम्बर की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। पृथ्वी तत्व, वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह क्या देख रही थी। फिर उसने अपने शरीर का वजन दूसरे पैर पर स्थानांतरित कर दिया और अपने जूते पर बस एक छोटे से निशान के साथ इस स्थिति से बच गई। हालांकि जैसे ही वह जमीन पर उतरी, उसने महसूस किया कि उसके आसपास का तापमान बदल गया है। उसने फिर अपने सामने देखा और उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें डर में चौड़ी हो गईं। आग की एक बड़ी लहर उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके पास इसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में एम्बर केवल प्रभाव के लिए खुद को गले लगा सकती थी और उसकी ओर आने वाली लपटों की ओर अपनी तलवार घुमाई। कबोम, एक विस्फोट हुआ। एम्बर का शरीर पीछे उड़ गया और जमीन पर गिर गया। उसे चोट लगी थी, उसका कवच जल गया था और टूट रहा था। उसके कवच के पीछे के कपड़े भी जल गए थे, यहाँ तक कि उसकी सफ़ेद त्वचा पर भी कुछ निशान थे। ये कहा जा सकता है कि उसकी हालत खराब थी, हालांकि वह अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उसके पास अभी भी वह था जो इस लड़ाई को जीतने के लिए आवश्यक था। इसलिए एम्बर आगे बढ़ी और फिर खड़ी हो गई, या वह चाहती थी। हालांकि इससे पहले कि वह कर पाती, एक तलवार उसकी गर्दन पर रखी गई। एम्बर ने फिर उस आदमी को देखा जो उसके सिर के ठीक पीछे खड़ा था। निखिल ने अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ सवाल किया, वह मेरा सबसे मजबूत विस्तृत क्षेत्र हमला था, अग्नि/ठंडा है ना? और जल्द ही एम्बर ने कुछ महसूस किया। आग, आग तत्व भी, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि। तुम्हारे पास सभी चार तत्वों के साथ आत्मीयता है। निखिल हंसा, हाँ मेरे पास है। एम्बर हालांकि इसे पचा नहीं सकी, यह कैसे संभव है?
एक ही समय में दो तत्वों के साथ आत्मीयता वाले लोग दुर्लभ हैं। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना जो तीन के साथ आत्मीयता रखता हो। तुम्हारे पास इन सभी चार तत्वों के साथ आत्मीयता कैसे है? निखिल की मुस्कान चौड़ी हो गई और फिर उसने जारी रखा, मैं एक विशेष मामला हूं। खैर, एक सामान्य व्यक्ति पूरा एम्बर पवनतारा सिर्फ अपने लिए नहीं पा सकता, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एम्बर शांत हो गई और जल्द ही उसने एक और चीज महसूस की। वह हार गई। वह एक विशेषज्ञ स्तर के साधक के खिलाफ एक लड़ाई हार गई। और जैसे कि उस तथ्य की पुष्टि करते हुए निखिल मुस्कुराया, एम्बर पवनतारा, विरोधी की तलवार तुम्हारी गर्दन पर है, क्या तुम अपनी हार स्वीकार करती हो? अपने चेहरे पर एक कड़वे रूप के साथ एम्बर ने जवाब दिया, मैं करती हूँ। निखिल ने उसी मुस्कान के साथ जारी रखा, विजेता सब ले जाता है। इस बयान के अनुसार मैं, द्वंद्व का विजेता, जो कुछ भी चाहता हूँ मांग सकता हूँ, सही? एम्बर ने अपने चेहरे पर एक खोए हुए रूप के साथ जवाब दिया, हाँ, ये सही है। वह अभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकती थी और उसके दिमाग में वह लड़ाई को दोहरा रही थी और जीतने के तरीके खोजने की कोशिश कर रही थी। हालांकि निखिल के अगले कार्यों ने उसे अपनी तल्लीनता से बाहर निकाल दिया। उसने अपनी तलवार को उसकी गर्दन से हटा दिया, फिर उसे अपने भंडारण अंगूठी के अंदर संग्रहित किया, फिर उसने अपनी हाथों को उसकी ओर बढ़ाया। एम्बर ने हाथ लिया और निखिल ने उसे ऊपर खींचा। फिर निखिल के हाथ में एक उपचार औषधि दिखाई दी। उसने फिर एम्बर को देखा और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, तो अब से आगे तुम, एम्बर पवनतारा, मेरी होगी और सिर्फ मेरी होगी। निखिल ने जल्दी से उपचार औषधि पी और फिर उसने एम्बर के होंठ बंद कर दिए, उसे अपनी तल्लीनता से बाहर लाते हुए। एम्बर ने फिर उपचार औषधि पी, सीधे निखिल के मुंह से। एक बार जब औषधि खत्म हो गई, वे दोनों चुंबन लेना और अपनी लार का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। निखिल की जीभ जंगली तरह से चली गई और एम्बर के मुंह की खोज की, जबकि उसके हाथ उसके नितंब की ओर बढ़े और उसने उसे अपने करीब खींचा। 2 मिनट बाद चुंबन आखिरकार समाप्त हुआ और फिर निखिल ने सवाल किया, क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? एम्बर ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ सवाल किया, क्या मैं इसे नकार सकती हूँ? निखिल ने जवाब दिया, क्योंकि उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं, हारने वाले को विजेता की मांग को नकारने का कोई अधिकार नहीं है। अब से, चाहे तुम चाहो या नहीं, तुम मेरी हो। और फिर उसने एम्बर के होंठ फिर से बंद कर दिए। इस बार एम्बर ने भी जवाब दिया और उसकी जीभ भी चली गई। उनकी जीभें सर्वोच्चता के लिए एक दूसरे से टकराईं, घूमती रहीं और एक दूसरे को चाटती रहीं। निखिल, हालांकि, धोखा दिया और एम्बर के नितंब को मालिश करना शुरू कर दिया। महफ, एम्बर के मुंह से एक छोटी, दबी हुई कराह बाहर निकली और जल्द ही निखिल की जीभ ने मैच पर हावी हो गई। एक 3 मिनट लंबा चुंबन साझा करने के बाद वे दोनों अलग हो गए और फिर एम्बर मुस्कुराई, तुम वास्तव में मेरे खिलाफ जीत गए, निखिल। निखिल के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। लड़के शब्द को बार बार सुनना परेशान कर रहा था। उसने महसूस किया कि उन दोनों के बीच की दूरी बहुत दूर थी। हो सकता है एम्बर ने वह समझा और उसे संबोधित करने का तरीका बदल दिया। निखिल ने सिर हिलाया, मैंने तुमसे कहा था कि मैं करूंगा। एम्बर ने सवाल किया, क्या तुम अपनी ताकत में इतने आत्मविश्वासी थे, या क्या मैं तुम्हारे लिए बस बहुत कमजोर हूं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। निखिल नहीं जानता था कि इस सवाल का जवाब कैसे देना है। हालांकि एम्बर अभी तक खत्म नहीं हुई थी। और तुम एक सामान्य विशेषज्ञ स्तर के साधक से ज्यादा मजबूत क्यों हो? तुम, एक विशेषज्ञ स्तर के साधक, मुझे, एक राजा स्तर के साधक, को धक्का देने में कैसे सक्षम थे? ये बस संभव नहीं है। यहाँ तक कि सभी चार तत्वों के साथ आत्मीयता होना भी इसका कारण नहीं बताता है। बस को, अचानक एम्बर ने एक आवाज़ सुनी और उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट दिखाई दी। यह आवाज़, उसने फिर मुड़कर देखा और वहाँ उसने थीरा को एक आरामदायक रूप के साथ एक पेड़ पर झुकते हुए देखा। ये देखकर कि उसने उसका ध्यान आकर्षित किया है, थीरा ने जारी रखा, उसे आकलन करने के लिए सामान्य मानदंडों का उपयोग मत करो, वह अलग है। एम्बर ने अपने चेहरे पर एक घबराए हुए रूप के साथ सवाल किया, तब तुम यहाँ क्यों हो? उस रूप को देखकर थीरा अंदर ही अंदर मुस्कुराए। हे, मैं आखिरकार तुम पर वापस आ सकती हूँ, जनरल एम्बर। मैं यहाँ क्यों नहीं होंगी? मैं उस दृश्य को कैसे याद कर सकती हूँ जिसके बाद एक और महिला मेरी बहन बन जाएगी? एम्बर का चेहरा लाल हो गया। तब तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था? थीरा मुस्कुराए और फिर जारी रखा, बेशक मुझे पता था। तुम्हें लगता है मेरा आदमी मुझसे कुछ भी छिपाएगा? महिला, जिस पल तुमने उसे चिढ़ाने की कोशिश की, तुम्हारी किस्मत बंद हो गई। निखिल अचानक गुर्राया, टस टस, तुम इसे ऐसा क्यों लगता हो कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ? थीरा ने बुदबुदाया, तुम एक बुरा व्यक्ति हो, निखिल। एम्बर ने अचानक सवाल किया, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो जैसे तुम पहले से ही जानती थी कि मैं यह मैच हार जाऊंगी? थीरा ने जवाब दिया जैसे कि यह दुनिया की सबसे स्पष्ट बात थी, हम। क्या यह इतना स्पष्ट नहीं है? क्योंकि मैं पहले से ही परिणामों के बारे में जानती थी, तुम निखिल को नहीं हरा सकती। एम्बर सवाल करना चाहती थी, हालांकि निखिल ने बाधा डाली।
निखिल ने अपना मुखौटा पहना। थीरा, अपना मुखौटा पहनो। एम्बर, दूसरा कोट पहनो, ये पूरी तरह से फटा हुआ है। एम्बर झुंझलाई। उसने फिर निखिल को देखा इससे पहले कि उसकी आंखें थीरा पर पड़ीं। उसने फिर महसूस किया कि थीरा ने पहले से ही अपना चेहरा एक मुखौटा से ढक लिया था और आश्चर्यचकित थी। उसने फिर थीरा की नकल की और वही किया जो निखिल ने कहा था। कदम कदम कदम। फिर एम्बर, थीरा और निखिल ने पैरों की आवाज़ सुनी। कोई उनकी ओर आ रहा था। सैनिक ने सलाम किया। जनरल एम्बर। एम्बर ने झुंझलाहट के साथ सवाल किया, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुमसे मेरा पीछा न करने के लिए कहा था, है ना? वह जानती थी कि उसके सैनिक उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि कुछ ऐसा न हो जिससे वे खुद संभाल न सकें। सैनिक ने सूचना दी, जनरल एम्बर, स्वामी फिनकेलस्टीन यहाँ हैं। और जैसे ही एम्बर ने वह नाम सुना, उसका चेहरा गंभीर हो गया। निखिल ने झुंझलाहट के साथ सवाल किया, फिनकेलस्टीन? वह कौन है? एम्बर अक्सर इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं दिखाती है। निखिल निश्चित था कि इस फिनकेलस्टीन आदमी के साथ कुछ गलत था। एम्बर निखिल की ओर मुड़ी और जवाब दिया, वह निपटने के लिए एक परेशान आदमी है। मुझसे ज्यादा परेशान कोई कैसे हो सकता है? निखिल के अहंकार को चोट पहुंची और उन शब्दों को सुनकर एम्बर ने लाचारी में अपना सिर हिलाया। उसने मदद के लिए थीरा को देखा, हालांकि वह महिला निखिल के बयान से सहमत होते हुए सिर हिलाने में व्यस्त थी। जो भी हो, चलो बस उससे मिलते हैं। अंत में एम्बर ने बस अपना सिर हिलाया और हार मान ली। उसने फिर सैनिक की ओर मुड़ी और आदेश दिया, चलो चलते हैं। हाँ जनरल। वे चारों फिर सादे मैदानों को छोड़कर सेना शिविर में वापस आए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी भव्य कपड़े पहने हुए था। वन राजवंश की सेना के 3 उप जनरलों के सामने अपने चेहरे पर एक अहंकारी रूप के साथ खड़ा था। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? क्या वह इस राजवंश के महाराज का सम्मान नहीं करती? आदमी ने गुस्से में सवाल किया। लॉरेंस, उप जनरलों में से एक, गुर्राया, ऐसा व्यवहार मत करो जैसे तुम इस राजवंश के महाराज हो। फिनकेलस्टीन ने लॉरेंस को देखते हुए अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। उप जनरल लॉरेंस, मैं इस राजवंश का महाराज नहीं हो सकता, हालांकि मैं अभी भी महाराज का संदेश रखता हूं, जिसका मतलब है कि अभी मैं खुद महाराज का प्रतिनिधित्व करता हूं। और भले ही मैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, तुम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो मुझसे इस तरह बात कर सके। अपनी जगह जानो। फिनकेलस्टीन गुर्राया, जैसा कि उस एम्बर के तहत काम करने वाले सैनिकों से उम्मीद थी, वे सभी अशिष्ट और बेकार हैं। लॉरेंस ने अपने दांत पीसे। वह अपने सामने खड़े इस आदमी पर भड़कना और हमला करना चाहता था, हालांकि वह ऐसा नहीं कर सका। यह आदमी एक राजा स्तर का साधक था, वह उससे ज्यादा मजबूत था और जनरल के तुलनीय था। बेशक लॉरेंस डरा नहीं था, हालांकि अगर वह पहला हमला करने वाला था तो ये हरामी जनरल के लिए परेशानी पैदा करने के लिए इसे एक कारण के रूप में उपयोग कर सकता है। ये कुछ ऐसा था जो लॉरेंस स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अपने दांत पीस सकता था और शांत रह सकता था। ये देखकर फिनकेलस्टीन के चेहरे पर एक बड़ी चौड़ी मुस्कान दिखाई दी और उसने जारी रखा, हे अशिष्ट और बेकार, मुझे लगता है कि मुझे उस सूची में काया को भी जोड़ना चाहिए। लॉरेंस ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और अन्य सैनिक जो उन्हें घेर रहे थे वे भी असहज महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्हें ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहना पड़ा। एम्बर ने अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु रूप के साथ सवाल किया, क्या तुमने अभी वन राजवंश की सेना की सेवा करने वाले सैनिकों को बेकार कहा? फिनकेलस्टीन एम्बर की ओर मुड़ा और मुंह बनाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था और वह देखकर एम्बर मुस्कुराई, क्या हुआ? तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुमने शायद वे शब्द गलती से कहे? क्या तुम उसके लिए माफी मांगना चाहते हो? फिनकेलस्टीन ने जवाब दिया, एक अधीनस्थ जिस तरह से व्यवहार करता है वह इस बात को दर्शाता है कि एक नेता विभिन्न स्थितियों से कैसे निपटता है। अगर तुम्हारे अधीनस्थों को इतनी आसानी से घेरा जा सकता है तो यह एक नेता के रूप में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारी सेना के सैनिक बेकार, अशिष्ट या कायर नहीं हो सकते, हालांकि तुम्हारे साथ उनके नेता के रूप में वे निश्चित रूप से एक जैसे दिखते हैं। एम्बर ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। मैं बस इसकी पुष्टि के लिए पूछ रही हूं, लेकिन क्या तुमने अभी मुझे एक कायर कहा? एम्बर के शरीर से एक भयंकर आभा जारी की गई। दमघोंटू आभा ने क्षेत्र के चारों ओर हर किसी को प्रभावित किया और फिनकेलस्टीन भी कोई अपवाद नहीं था। उसने एक कदम पीछे लिया और कुछ नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये दृश्य देखकर निखिल, जो एम्बर के पीछे खड़ा था, हंसा, हे, और उसने हमारे सैनिकों को कायर कहा। पफट। थीरा ने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश भी नहीं की और जोर से हंस पड़ी। ये देखकर बाकी सैनिक भी मुस्कुराए। निखिल की टिप्पणी को जरा भी पसंद न करते हुए फिनकेलस्टीन ने गुस्से में अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए सवाल किया, और तुम कौन हो? निखिल ने सवाल किया, ये मुझे तुम्हें जवाब क्यों देना होगा? फिनकेलस्टीन ने अहंकार से जवाब दिया, क्योंकि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो तुम्हें अपनी आंखें बंद करके मार सकता है। उन शब्दों को सुनकर निखिल हंसा। हे भगवान, मैं बहुत डरा हुआ हूं।
फिर से सैनिक हंसने लगे और इस बार उप जनरल फिनकेल्स्टीन के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। वे कुछ दिन पहले आखिरकार उसी स्थिति में थे। फिनकेल्स्टीन ने पहले से ही अपने सामने इस आदमी से नफरत करना शुरू कर दिया था। क्या तुम एक विशेषज्ञ स्तर के साधक के लिए थोड़े ज़्यादा अहंकारी नहीं हो? कम से कम मुझमें उन साधकों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है जो मेरे समान साधना स्तर में हैं। निखिल मुस्कुराया और फिनकेल्स्टीन के माथे पर एक नस उभर आई। अंत में वह खुद को और नियंत्रित नहीं कर सका और उसके हाथों में एक तलवार दिखाई दी। बस हो गया, मैंने तुम्हें पहले से ही पर्याप्त मौके दिए। वह गुस्से में दहाड़ा। हालांकि जैसे ही वह निखिल की ओर दौड़ने वाला था, एम्बर के हाथ में एक तलवार दिखाई दी। वह देखकर फिनकेल्स्टीन रुक गया। वह सभी शक्तिशाली और महान कार्य कर सकता है। हालांकि अपने दिल में वह जानता था कि वह एम्बर के लिए कोई मुकाबला नहीं था, भले ही वे दोनों राजा स्तर के साधक थे। वह उसके खिलाफ कुछ समय के लिए लड़ सकता है, हालांकि वह जानता था कि आखिरकार वह हार जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन यह एम्बर का क्षेत्र था, वह यहाँ लापरवाही से कार्य नहीं कर सकता था। भले ही वह उसे हरा देता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अन्य उस पर हमला नहीं करेंगे। इसलिए फिनकेल्स्टीन को पीछे हटना पड़ा। वास्तव में, सच्चाई में उसे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना पड़ा। वह अपनी ताकत के माध्यम से एम्बर को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी अन्य तरीके का उपयोग नहीं कर सकता है। वह हमेशा कुछ अन्य तरीके का उपयोग कर सकता है। उसके बारे में सोचकर फिनकेल्स्टीन के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी। जो भी हो, चलो अब बेकार चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं। मैं यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण के लिए हूँ। फिनकेल्स्टीन के चेहरे पर वह मुस्कान देखकर निखिल ने संदेह में अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। किसी कारण से उसे वह मुस्कान बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और जैसे कि वह भी वही सोच रही थी, एम्बर की अभिव्यक्ति भी अच्छी नहीं थी। यह क्या है? उसने सवाल किया। फिनकेल्स्टीन ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, ये तुम्हारे हाल के पत्र का महाराज का जवाब है। और फिर उसकी उंगली पर अंगूठी चमकी और एक लिफाफा जिस पर महाराज का प्रतीक चिन्ह मुद्रित था उसके हाथ में दिखाई दिया। एम्बर और यहाँ मौजूद अन्य सैनिकों ने अपना सिर झुका लिया और अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखा। निखिल ने झुंझलाहट के साथ चारों ओर देखा। थीरा ने फिर उसे देखा और सिर हिलाया। वे दोनों फिर अन्य सैनिकों का पालन किया और अपना सिर झुका लिया। फिनकेल्स्टीन ने अपने चेहरे पर एक गंभीर रूप के साथ एम्बर को देखा और बुदबुदाया, इस पत्र का विषय थोड़ा संवेदनशील है, बाकी सभी को छोड़ने का आदेश दो। इस बार एम्बर ने इस बारे में भी बहस नहीं की। उसने अपने पिछले पत्र में सम्राट स्तर के साधक के बारे में बात की थी। इस पत्र का विषय वास्तव में बाकी सभी के सुनने के लिए थोड़ा बहुत संवेदनशील था। इसलिए उसने सिर हिलाया और लॉरेंस की ओर मुड़ी। लॉरेंस समझ गया कि वह क्या चाहती थी और मुड़ गया। हर कोई, मैं आज तुम सभी को प्रशिक्षण दूंगा, मुझे अपनी भावना दिखाओ। हाँ, सैनिक एक साथ दहाड़े और फिर हर कोई लॉरेंस का पालन किया। एम्बर ने फिर निखिल को देखा और सिर हिलाया। निखिल ने वापस सिर हिलाया और फिर वह और थीरा मुड़ गए। एम्बर ने फिर फिनकेल्स्टीन की ओर मुड़ी और बुदबुदाया, मेरा पालन करो। फिनकेल्स्टीन ने सिर हिलाया। मुझे उस आदमी के चेहरे पर वह मुस्कान पसंद नहीं है। जैसे ही वे छोड़ रहे थे, थीरा ने बुदबुदाया। निखिल ने सिर हिलाया। मुझे वह भी पसंद नहीं है। चिंता मत करो, मैं अभी तक छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ। तुरंत थीरा समझ गई कि निखिल क्या करने जा रहा था और सिर हिलाया। वे दोनों फिर क्षेत्र को छोड़ गए और एक बार जब निखिल काफी दूर था, उसने अपने छिपाव को सक्रिय किया और एम्बर के कमरे में वापस आ गया। वहां उसने फिनकेल्स्टीन को पत्र खोलते हुए देखा और फिर उसने अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ इसे पढ़ना शुरू कर दिया। जनरल एम्बर पवनतारा को, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिली है और इस मामले पर मेरी केवल एक टिप्पणी है। अगर तुम अब सेना का नेतृत्व नहीं कर सकती तो बस इसे सीधे कहो, बेकार कहानियां मत बनाओ। ठोस पृथ्वी राज्य का सम्राट खुद से आगे बढ़ रहा है। क्या तुम सोचती हो कि यह एक मजाक है? क्या तुम और बेतुकी हो सकती हो? क्या तुम जानती हो कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या तुम सोचती हो कि अगर तुम्हारा विरोधी सम्राट है तो तुम बचने के लिए पर्याप्त मजबूत हो? तुम कौन हो जो तुम सोचती हो? और सम्राट तुम्हारे जैसे किसी अमहत्वपूर्ण के लिए क्यों आगे बढ़ेंगे? क्या तुम सोचती हो कि उनके हाथों में इतना समय है? तुम दुश्मन के चालों की गणना करने में विफल रहती हो। तुम्हारे जासूस ठोस पृथ्वी राज्य में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। तुम्हारे हाथों में कोई जानकारी नहीं है और इस बुरी स्थिति में तुम बस इस तरह की बेतुकी कहानियां लेकर आ रही हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम अब जनरल नहीं बनना चाहती हो? अगर ऐसा है तो तुम आगे आ सकती हो और इसे मेरे चेहरे पर सीधे कह सकती हो, मेरे पास बेहतर विकल्प हैं जो निश्चित रूप से तुमसे बेहतर काम कर सकते हैं जो तुम कर रही हो। एम्बर पवनतारा, इसे अपने दिमाग में रखो, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुम फिर से इस तरह का कुछ बेतुका लेकर आती हो या अगर तुम मुझे फिर से परिणाम दिखाने में विफल रहती हो तो मैं तुम्हारी स्थिति छीन लूंगा और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो वास्तव में इसके लायक है।
जहां तक इस मामले के संबंध में तुम्हारे द्वारा मांगी गई मदद का सवाल है, मुझे विश्वास है कि मुझे अब कुछ और कहना नहीं पड़ेगा। एलिंगर वन राजवंश के महाराज। फिनकेलस्टीन ने फिर सम्मानपूर्वक पत्र को रोल किया और पत्र उसके हाथों से गायब हो गया। फिर उसने एम्बर को देखा, उसकी गंभीर अभिव्यक्ति एक चौड़ी मुस्कान में बदल गई और वह गुर्राया। टस्क टस्क, ये सोचना कि तुम इतनी बेतुकी चीज लेकर आओगी। कोई आश्चर्य नहीं कि महाराज इतने गुस्से में हैं। मैं जानता था कि तुम इतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बेकार थी। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। उसके मुंह से आने वाले उन शब्दों को सुनकर एम्बर, जो अभी भी थोड़ा संदिग्ध थी, अब निश्चित थी। ये सोचते हुए कि फिनकेलस्टीन एक राजा स्तर का साधक बस इस संदेश को पहुंचाने के लिए खुद से यहाँ आ रहा था, वह बेतुका था। उसके दिमाग में एक और लक्ष्य होना चाहिए, और अब लक्ष्य का खुलासा हुआ था। इस पत्र को लेकर उसका यहाँ आना केवल एक चीज का मतलब था। महाराज उसे एक बयान देने के लिए भेज रहे थे। जिस प्रतिस्थापन के बारे में महाराज इस पत्र में बात कर रहे थे वह उसके ठीक सामने यह आदमी था। महाराज और फिनकेलस्टीन, वे दोनों इस सब में एक साथ थे। ये सोचना कि तुम इतनी दूर जाओगे, एम्बर ने अंदर ही अंदर सोचा, हालांकि बाहर से उसने कोई अन्य अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। ये देखकर फिनकेलस्टीन झुंझलाया। वह इस महिला के चेहरे पर निराशा और निराशा देखना चाहता था। हे, मुझे उम्मीद है कि तुम अगली बार बेहतर काम करोगी, जनरल एम्बर। अगली बार हमारे महाराज को इस तरह की बेतुकी और बचकाना चीज से परेशान मत करो। तुम एक परिपक्व राजा स्तर की साधक हो, तुम्हें उस जिम्मेदारी का वजन समझना चाहिए जो तुम्हारे कंधों पर है, और इससे पहले कि तुम कोई चाल चलो, सब कुछ पर विचार करो। उसने मार्गदर्शन किया। बेशक वह वास्तव में मार्गदर्शन नहीं कर रहा था, वह बस एम्बर को चिढ़ाना चाहता था। एम्बर, हालांकि इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब जब तुमने अपना पत्र पहुंचा दिया है, मेरा मानना है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। तुम एक व्यस्त आदमी हो, आखिरकार, है ना? फिनकेलस्टीन का मुंह निराशा में ऐंठ गया, हालांकि अंत में उसने बस सिर हिलाया। तो मैं विदा लेता हूं। जितना तुम चाहो उतना कार्य करो कुतिया। मैं तुम्हारी अभिव्यक्ति देखना चाहूंगा एक बार जब तुम्हारी स्थिति तुमसे छीन ली जाएगी। हे, फिर तुम मुझे वह अभिव्यक्ति दिखाओगी जिसे मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूं। फिनकेलस्टीन के चेहरे पर एक बुराई मुस्कान दिखाई दी जैसे ही उसने एम्बर का कमरा छोड़ा। उसके छोड़ने के बाद निखिल एम्बर के ठीक सामने दिखाई दिया और एक बेहद खुशहाल चेहरे के साथ सवाल किया, क्या तुम्हारा और राजवंश के महाराज के बीच का संबंध बुरा है? निखिल ने अपने चेहरे पर एक बेहद खुशहाल रूप के साथ सवाल किया। वह चेहरा देखकर एम्बर झुंझलाई। वह सुनकर तुम इतने खुश क्यों लगते हो? ओह, मेरा मतलब है। निखिल का चेहरा फिर गंभीर हो गया और उसने सवाल किया, ऐसा लगता है कि तुम्हारे और महाराज के बीच का संबंध बहुत स्वस्थ नहीं है, क्या ये सच है? एम्बर का चेहरा ऐंठ गया जब उसने देखा कि निखिल की अभिव्यक्ति कितनी जल्दी बदल गई। हालांकि अंत में उसने बस अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, तुम सही हो, मेरा और महाराज के बीच का संबंध अच्छा नहीं है। निखिल ने उत्सुकता से सवाल किया, क्यों? एम्बर ने फिर कुछ समय के लिए निखिल को देखा और फिर उसने जवाब दिया, ये 10 साल पहले शुरू हुआ जब राज्य के पिछले महाराज की बीमारी से मौत हो गई और उनके सबसे बड़े बेटे ने पदभार संभाला और राजवंश के नए महाराज बन गए। नए महाराज मजबूत, विचारशील और परिपक्व थे, हालांकि उनकी एक कमजोरी थी, उनका अत्यधिक वासना। जब मैं नए महाराज का अभिवादन करने के लिए राजधानी लौटी तो मैं उस आदमी की नज़र में आ गई और उन्होंने मुझे अपनी महिला बनने के लिए कहा। मैंने बेशक उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेरी शर्त सरल थी, मुझे हराओ और मुझसे वह मांगो जो तुम चाहते हो। हालांकि चूंकि महाराज केवल एक विशेषज्ञ स्तर के साधक हैं, वे मुझे हराने के लिए इतने मजबूत नहीं थे जितना तुमने किया। न ही वे मुझे चुनौती देने के लिए पर्याप्त बहादुर थे, न ही वे इंतजार करने और हराने के लिए मजबूत बनने के लिए पर्याप्त धैर्यवान थे। उन्होंने सबसे आसान तरीका चुना, और वह अपनी नई मिली शक्ति का उपयोग करना और मुझे उनसे शादी करने के लिए मजबूर करना था। हालांकि मैं, जो इतने लंबे समय से राजवंश की जनरल के। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका हर सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक जुड़े रहिए द स्टोरी वर्स के साथ, जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। बुक्स फायर।